ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा के एक्सटेंशन का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल राष्ट्रपति ने सीबीसी अधिनियम 2003 में संशोधन कर दिया और उसके बाद यह रास्ता साफ हो गया। पटोडिया ने कल ही इसके संकेत दे दिए थे कि एक्सटेंशन दिया जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन के लिए इस तरीके के नियमों को बदला गया है, संशोधन किया गया, ये हम आपको बता रहे हैं। सरकार द्वारा एक्ट में संशोधन को लेकर कानूनी सलाह लेने के संकेत मिले थे और आज राष्ट्रपति ने जारी किए अध्यादेश सीबीसी एक्ट 2003 में संशोधन किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 साल का ईडी और सीबीआई डायरेक्टर का अधिकतम कार्यकाल तय कर दिया है। अभी तक की बात की जाए तो सीबीआई और ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल 2-2 साल का होता था। अगले सप्ताह खत्म हो रहा था मौजूदा ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा का कार्यकाल। इस दौरान वो एक एक्सटेंशन पहले ही ले चुके हैं। पहले भी 1 साल का एक्सटेंशन एसके मिश्रा ले चुके हैं और ऐसे में इस बार एक्सटेंशन को लेकर लगातार केंद्र को सॉलिसिटर जनरल से कानूनी सलाह लेनी पड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा सवाल उठाए थे और सवाल उठाते हुए पूछा था कि अब मिश्रा को नो एक्सटेंशन। आज के अध्यादेश के बाद अब मिश्रा के एक्सटेंशन को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी तक जो कार्यकाल 2 साल का था उसमें 1 साल का एक्सटेंशन पहले मिल चुका था। कोर्ट की तरफ से लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब इसमें संशोधन करके कार्यकाल को 5 साल का कर दिया गया। यानी कि मिश्रा नवंबर 2023 तक अब ईडी के चीफ बने रह सकते हैं। देवउठनी एकादशी के साथ शादियों का सीजन शुरू होगा। लंबे इंतजार के बाद बैंड होगा, बाजा होगा और इसके साथ धूमधाम से बारात निकलती नजर आई। अगर आज प्रदेश भर की बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा शादियां आज पूरे प्रदेश में हो रही हैं। अकेले जयपुर की बात की जाए तो अकेले जयपुर में आज 1,500 से ज्यादा शादी समारोह। जयपुर के तकरीबन 90% मैरिज गार्डन हो, कैटरर्स हो, वो पहले से बुक हो चुके हैं। कोरोना के चलते 2 साल बाद वेडिंग इंडस्ट्री में बूम देखने को मिला। आज शादियों में तकरीबन 1500 करोड़ के व्यापार की उम्मीद है। कोरोना से पहले 2400 करोड़ का शादियों का कारोबार था, उतना तो नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन बीते 2 साल के मुकाबले इसको आप बूम कह सकते हैं। पाबंदियां हटने से दूल्हा दुल्हन समेत परिजनों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुब्बारे उड़ाकर सप्ताह का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं बाड़मेर सड़क दुखांतिका में साहसिक प्रदर्शन करने वाले अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाने वालों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों इनको सम्मानित किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने साहस का प्रदर्शन करते हुए कई जिंदगियां बचाई। सप्ताह के शुभारंभ के दौरान पंडित नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए। बीकानेर की अरुणा भार्गव को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुणा को 51,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं डूंगरपुर के भरत नागदा को द्वितीय, नागौर के मनोज सोनी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। संस्थागत श्रेणी में नवजीवन संस्थान जोधपुर को पहला पुरस्कार मिला है। SOS बालग्राम जयपुर को द्वितीय पुरस्कार मिला है। शिव शिक्षा समिति टोंक को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाल देखरेख संस्थाओं के मेधावी बच्चों का भी इस दौरान सम्मान किया गया। 10वीं 12वीं में 75% अंक प्राप्त 78 बच्चों को सम्मानित किया गया। 5 बच्चों को समारोह में पुरस्कार भी प्रदान किए गए और बाकियों को जिला कलेक्टर द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाए। तो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है और जयपुर की रामनिवास बाग स्थित नेहरू गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संबोधन में कहा कि संघीय ढांचा हमारे देश का लोकतंत्र का मूल है। उसमें राज्यों को कैसे मजबूत करें, क्योंकि विकास जो होता है गांवों तक, वो राज्यों के थ्रू ही होता है, यानी कि राज्यों के जरिए ही होता है। तो केंद्र की नीति होनी चाहिए, राज्य सरकारें मजबूत रहे, तब जाकर चाहे वो कोरोना का मुकाबला करना हो या फिर वो विकास की बात हो, ये तभी संभव होगा जब राज्य सरकारें मजबूत होंगी।
जबकि एनडीए गवर्नमेंट उल्टा कर रही है, उल्टा चल रही है। हर बात में हिस्सा राज्य सरकार का बढ़ा देती है। बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पहले जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती थी, यानी कि CSS जो कहलाती थी, उसमें 80 और 20 का रेशियो होता था, यानी कि 20% राज्यों का और 80% केंद्र का होता था सभी योजनाओं। अब समय के साथ साथ उन्होंने सबका 50-50% हिस्सा कर दिया, यानी 50% केंद्र का और 50% राज्यों का हिस्सा कर दिया। और राज्यों के पास वित्तीय संसाधन बेहद कम है। कोरोना में और भी बड़ी मार पड़ी है। एक तो वो मार पड़ रही थी, अब जो जल जीवन मिशन है उसके अंदर भी आप बताइए कि जब 50-50% होगा, 45 केंद्र का होगा, 45 राज्यों का होगा और 10% पब्लिक से इकट्ठा करेंगे। ये जो स्कीम बना रखी है उसके कारण से कल भी मुझे डेलीगेशन मिले थे। हमें बड़ी तकलीफ आ रही है कि किस प्रकार से हम मोबिलाइज करें, गांव में कैसे कलेक्शन करें। तो ये जो स्थिति है ये केंद्र को समझनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने बात उठाई। राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल कॉन्फ्रेंस में राजस्थान की बात रखी गई थी। राजस्थान की स्थिति देखते हुए कहा था, राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ पर दूरियां ज्यादा हैं। एक गांव से दूसरे गांव के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा हैं। सदियों से यहाँ पानी को लेकर लोग तकलीफ में हैं, पानी को लेकर तरस से रहे हैं। उस राज्य के अंदर घर घर जल पहुंचेगा तो आप कल्पना करो, ये यूपी नहीं है कि एक गांव खत्म हुआ और दूसरा गांव शुरू हो गया। यहाँ पर बाउंड्री, यहाँ तो हमारे एक गांव खत्म हुआ, दूसरा गांव 8 से 10 किलोमीटर और कभी कभी 15 किलोमीटर पर आता है। ठाणियां और भी दूर दूर होती हैं। ऐसे में राज्य के पास सर्विस डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बेहद ज्यादा लगती है अन्य राज्यों के मुकाबले। तो हमारी लंबे अरसे से मांग है कि राजस्थान में कॉस्ट ऑफ डिलीवरी गांव में सर्विस पहुंचाना, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, और राज्यों के मुकाबले ज्यादा पैसा यहां पर खर्च करना पड़ता है। उसी रूप में राज्य सरकार को प्रायोरिटी पर हमें इमदाद देनी चाहिए, फॉर्मूला बदलना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि पिछले लंबे अरसे से मांग की जा रही है विशेष राज्य के दर्जे, पर केंद्र इस पर ध्यान नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि राज्यपाल महोदय के कहने के एक मायने होते हैं। उन्होंने जो अपने दिल की बात कही है वो राजस्थान की स्थिति देखने के बाद कही है, सोच समझकर कही है। और मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के कहने के बाद केंद्र पर असर पड़ेगा और अवश्य ही कोई निर्णय करेंगे जो राज्य हित में होगा, ऐसा मेरा मानना है। और बात करते हैं गहलोत कैबिनेट की बैठक की, जो 16 नवंबर को प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने पर फैसला होगा। कैबिनेट मीटिंग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने वैट में कमी करके दाम घटा दिए, जिससे राज्यों के बीच भी असमानता हो गई है। पड़ोसी राज्यों और राजस्थान में काफी अंतर आ गया है। मसलन यूपी के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल बहुत महंगा है। हरियाणा के मुकाबले, पंजाब के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल डीजल काफी महंगा है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में काफी ज्यादा अंतर भी आ चुका है। बीजेपी अनावश्यक रूप से हम पर आरोप लगाती है। राज्य सरकार वैट के रेट कम क्यों नहीं कर रही है, सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन हमारी मांग हर आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही, हम उनको समझा नहीं पा रहे। जब तक लोग गहराई में नहीं जाएंगे, हमारी मांग उनको समझ में नहीं आएगी, वो समझ नहीं पाएंगे। हमारी मांग है कि केंद्र जो भी टैक्स कम करेगा उसके अनुपात में राज्य का भी टैक्स अपने आप ही कम हो जाए। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में बैठक कर हम विचार विमर्श जरूर करेंगे। जो भी संभव होगा वो हम फैसला करेंगे। पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्र सरकार की नीति बेहद खराब रही। साल 2020 में रोजाना वृद्धि करते हुए 25 से 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए और फिर अब अचानक दिखावे के लिए 5 से 10 रुपए घटा दिए। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार एक्साइज में 10 से 15 रुपए की अभी और कमी करे। इससे राजस्थान में 3500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान होगा, वो जनहित में हमें मंजूर होगा।
जनता की जेब खाली होना बंद होनी चाहिए। रसोई का बजट बिगड़ रहा है, वो भी कम होना चाहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने ये जन जागरण का प्रोग्राम दिया है जो पूरे देश के अंदर चलेगा। इसे केंद्र सरकार को समझ में आ जाएगा कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर समय रहते फैसला नहीं किया गया तो उसका भुगतान करना पड़ेगा।